हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूडिमोनिया क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर 1, जिसमें हमें पढ़ना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो उन्होंने क्या क्या रूल्स, क्या क्या रेगुलेशन करे, क्या क्या कानून बनाए और उनका इम्पेक्ट हमारे ऊपर, हमारी पॉलिटी के ऊपर कैसे है वर्तमान में भी। तो सबसे पहले हमें कहानी बताई गई है कि ब्रिटिशर्स 1608 में एज ट्रेडर्स भारत आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी जिन्होंने उनको राइट दिया था, चार्टर दिया था भारत में एक्सक्लूसिवली भारत के साथ ट्रेड करने के लिए। साथ ही किस तरीके से जैसे ही वो भारत आए तो उन्होंने बक्सर की वॉर थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसके साथ ही उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों जगह के सिविल और रिवेन्यू राइट्स मिल गए थे, दीवानी राइट्स दे दिए गए थे। इस तरीके से वो एक पावर के रूप में रहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी टिल 1858। 1858 में हमारे देश में सिपाही म्यूटिनी हुई थी, सिपाही का विद्रोह हुआ था, जिसके बाद से ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया था डायरेक्ट भारत, और ये रूल 1947 में भारत की आज़ादी तक कायम रहा। इसके बाद हमें बताया गया है कि किस तरीके से भारतीयों ने फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड करी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद आप देखोगे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या पॉलिटी के काफ़ी फीचर्स ब्रिटिश रूल से लिए हुए देख सकते हैं, है ना। और साथ ही हमें बताया गया है कि ब्रिटिश इंडिया में उनका क्या क्या इम्पैक्ट रहा है। और आप देख सकते हैं हमें क्रोनोलॉजी बता रखी है हेडिंग के अंदर कि पहले ब्रिटिश रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कैसे था, कंपनी का रूल कैसे था और क्राउन का रूल कैसे था, कितने कितने टाइम तक था। तो सबसे पहले कंपनी का रूल समझाया गया 1773 से लेकर 1858 तक, सिपाही म्यूटिनी तक कंपनी का रूल रहा। सिपाही म्यूटिनी हो जाने के बाद ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट भारत को अपने अंदर ले लिया। इस तरीके से फिर क्राउन रूल की शुरुआत हुई। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे कंपनी रूल तक का, 1858 तक की कहानी, जो कि फर्स्ट पार्ट में होगी। देन इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम आगे की कहानी देखेंगे। सबसे पहले हम कंपनी रूल की बात करेंगे जो कि 1773 से 1858 तक रहा। फर्स्ट हमने देखा जैसे ही ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो एक रेगुलेटिंग एक्ट भी लाया गया। अब इसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी है। जस्ट लुक एट दिस, लुक एट द स्क्रीन। ये जो फर्स्ट एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट, इसके पीछे भी एक स्टोरी देखने को मिलेगी आपको। सबसे पहले क्या था ना कि हमारे पास 3 प्रोविंसेस थे मेन, जिसे बॉम्बे कहते थे, एक आपका बंगाल हो गया और एक आपका मद्रास हो गया। ये जो तीनों प्रोविंसेस थे वहाँ के जो गवर्नर थे वो फ्री थे, उनके पास एक्सक्लूसिव राइट थे, लेजिस्लेटिव भी थे और एग्जीक्यूटिव भी। प्रॉपर वहाँ के जो गवर्नर थे उनके पास राइट थे। लेकिन बाद में कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, क्योंकि कंपनी के जो लोग थे वो इंडिपेंडेंट ट्रेड कर रहे थे, प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे। इस प्राइवेट ट्रेड की वजह से कंपनी की हालत ख़राब हो चुकी थी, कंपनी डूबने लगी। तो उन्होंने जो वहाँ पर क्राउन था, ब्रिटिश रूल था, उनको जाकर बोला कि ऐसे ऐसे हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, हमारी कंपनी डूब रही है। तो अब मौका मिल गया ब्रिटिश रूल को कि अब हम कंपनी को कंट्रोल करते हैं। जब कंपनी को कंट्रोल करने का डिसीज़न लिया गया तो उसी के लिए ये एक्ट बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोविजंस किए गए, क्योंकि कंपनी जो है इंडिपेंडेंटली अपना, मतलब कंपनी के जो लोग थे वो इंडिपेंडेंटली भारत में अपना बिजनेस कर रहे थे, भारत से कमा रहे थे और अमीर हुए जा रहे थे। तो इस वजह से वहाँ डायरेक्ट कंट्रोल करना ज़रूरी था और कुछ रूल्स बनाए गए, उनका जिक्र किया गया कि उनमें क्या क्या था। पहले तो आप यही देख सकते हो कि सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। जो गवर्नर था बंगाल का, उसको पूरे भारत का, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसको मद्रास वाले और मुंबई वाले, उन दोनों के गवर्नर को के ऊपर कर दिया। मतलब जो मद्रास वाले गवर्नर थे और जो आपके
जो आपके मुंबई के गवर्नर थे, इन दोनों गवर्नर के ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दिया गया था। फिर इसके बाद आप देखोगे कि जो पहले ऐसे गवर्नर जनरल बने उनको बोला गया वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद हमें बताया गया है कि देखो सेकंड लाइन भी सेम ही है, जो पहले इंडिपेंडेंट थे अब उनको उनके अंदर कर दिया गया। फिर हमें बताया गया कि उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में, और उसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। फिर हमें बताया गया कि जो कंपनी के सर्वेंट थे उनको बिल्कुल मना कर दिया गया कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हो, ना तो आप ब्राइबरी लोगे, ना तो आप ट्रेड करोगे प्राइवेटली। तो ये सब गिफ्ट वगैरह लेना मना कर दिया गया भारत के अंदर। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे कंपनी को, उनको बोला गया कि आप रिवेन्यू का, सिविल का, मिलिट्री का, अपने सारे अफेयर्स जो भारत के हैं उनके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करोगे। इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल करा 1773 के एक्ट से। लेकिन ना कुछ कमियां तो रह ही जाती हैं। जो ये 1773 का एक्ट था उसने भी कुछ कन्फ्यूजन्स छोड़ दी थी, लाइक सुप्रीम कोर्ट और जो गवर्नर जनरल था उन दोनों के बीच में आपस में कन्फ्यूजन थी कि मैं क्या कर सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट क्या काम कर सकता है, इनके आपस में डिस्प्यूट्स थे। और ऐसे ही जो गवर्नर जनरल हमने सुपीरियर बना दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसकी बात नहीं मानते थे जो मद्रास के गवर्नर थे और जो मुंबई के गवर्नर थे। जब वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, ये कहते थे कि भाई आप तक बात पहुंचेगी, मामला आगे निकल जाता है, बात हाथ से निकल जाएगी, उससे अच्छा हम जल्दी जल्दी फास्ट डिसीजन लेते हैं एमरजेंसी में। एमरजेंसी के नाम पर मतलब मद्रास और मुंबई वाले जो गवर्नर थे वो इंडिपेंडेंटली अपना रूल कर रहे थे। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर भी समझ नहीं आ रही थी। और साथ ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसको 4 मेंबर की ब्रिटिश पार्लियामेंट से काउंसिल मिली थी हेल्प के लिए, बातें बताते थे, समझाते थे। इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, ये दोनों आपस में तू मैं रहते थे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। वॉरेन हेस्टिंग्स सुनते नहीं थे, इस वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स पर केस भी किया गया था, उनको हटा भी दिया गया था। तो आपस में ही काफ़ी प्रॉब्लम्स थी इस एक्ट के अंदर। इसकी वजह से ही एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। जो पहला अमेंडमेंट था वो था 1781 का। अब ये जो अगला एक्ट था 1781, जो कि अमेंडमेंट था, मतलब सुधार थे जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किए गए थे। इन सुधारों की अगर बात करें तो इन सुधारों में एक फ़ीचर तो यही है कि कन्फ्यूज़न थी कि गवर्नर जनरल और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी ज्यूरिस्डिक्शन कितनी रहेगी, गवर्नर जनरल की चलेगी या सुप्रीम कोर्ट उन पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका फ़ैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को गवर्नर जनरल के ऊपर ज्यूरिस्डिक्शन नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट जो है, मतलब जो गवर्नर जनरल है, वो फ्री रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन से, और वो जो भी काम करते हैं उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। उसी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, उनके ऑफिशियल वर्क को भी जो कंपनी के अंदर रहकर वो कर रहे हैं, उनको भी सुप्रीम कोर्ट से फ्री कर दिया गया। इसके बाद बताया गया जितने भी रेवेन्यू के मैटर्स थे, जैसा कि हमने पहले देखा कि दीवानी राइट्स मिल गए थे कंपनी को। तो ये जो दीवानी राइट्स थे, रेवेन्यू मैटर्स थे, इनको भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया। इनके मामले में अगर इनकी वसूली करनी है या फिर रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी मैटर है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के एरिया से, ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, जो सुप्रीम कोर्ट था बंगाल का, वहाँ पे जो कलकत्ता के जितने भी नागरिक थे वो सब इसके अंदर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन कलकत्ता के रहने वालों पर होगी। साथ ही जो हिंदू होंगे उनके ऊपर उनके कानूनों से फ़ैसला कराया जाएगा। जो मुसलमान होंगे उनके ऊपर मुस्लिम लॉ के हिसाब से जस्टिस दिलाया जाएगा। तो दोनों के लिए उनके कानून, उनके प्राइवेट लॉज के हिसाब से डिस्प्यूट सॉल्व करवाया जाएगा।
इसके साथ ही ये भी बोला गया कि जितने भी प्रोविंशियल कोर्ट होंगे, नॉट द सुप्रीम कोर्ट, जितने भी उसके नीचे वाले हैं प्रोविंशियल कोर्ट रहेंगे, उन सब की अपील जो है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास लाई जा सकती है। साथ ही ये भी बताया गया कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी वो कानून बना सकती है, रेगुलेट कर सकती है प्रोविंशियल कोर्ट को और प्रोविंशियल काउंसिल को। लेकिन वही बात है कि अब भी कुछ ना कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से अब 1784 का एक्ट आया। जो 1784 का एक्ट था ना, वो लगभग बीच में 1781 को छोड़ दो, 81 की कमियों को दूर करने के लिए ही आया है, सुधार करने के लिए आया है। तो 1784 का एक्ट जो था उसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना गया है। इसमें कंपनी जो थी ब्रिटिश, जितनी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके काम को अलग कर दिया गया, कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन अलग कर दिए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बनाया गया था वो कमर्शियल काम करेगा कंपनी का, लेकिन एक नई बॉडी बना दी गई जिसे बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि पॉलिटिकल चीज़ें देखेगी। इस तरीके से एक डबल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, बीओसी को पूरा पावर दे दिया कि वो जो सिविल मैटर्स होंगे वहाँ के लोगों के, मिलिट्री से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे, रिवेन्यू के मैटर होंगे, वो सब देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो कमर्शियल मैटर होंगे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा कंपनी के। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको सारी पावर दे दी गई भारत के अंदर सिविल मैटर्स की। इसके बाद हमें बताया गया है कि इन्होंने जो भी कंपनी के पोजेशंस थे, कंपनी ने भारत में एक्वायर करे होंगे, उन्हें ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया था। तो इस तरीके से ये एक्ट दो तरीके से इम्पोर्टेंट हुआ। जो कंपनी थी उसने जो भी एक्वायर करा भारत की टेरिटरी में, वो सब पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस कहलाई गई। और साथ ही दूसरी बात ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको सारा का सारा कंट्रोल दे दिया गया कंपनी के अफेयर्स के ऊपर। कंपनी जो भी काम कर रही है उसको कंट्रोल किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से 1784 का एक्ट यूज़फुल बना। अब इस एक्ट में भी कुछ कमियां रही थी, जैसे कि ये समझ नहीं आया कि जो लिखा गया है एक्ट में कि पॉलिटिकल, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव ये सब दे दिया जाएगा आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो ये सब देख रही है, इनका मतलब क्या है ना, पॉलिटिकल फैसले क्या, ऐसी क्या बातें रहेंगी। तो डिफरेंस करना कमर्शियल से थोड़ा मुश्किल हो गया था। इसी तरीके से गवर्नर जनरल जो था एक और पॉइंट पे कंफ्यूज्ड था कि मैं किसकी सुनूं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सुनूं या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सुनूं। कोई भी लिखित में क्लियर नहीं था। इस वजह से फिर से इस कानून की कुछ कमियां रहीं जिन्हें सुधारा गया अगले एक्ट में, जो कि आएगा 1786 में। तो जो 1786 का एक्ट है उसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस अपॉइंट हुए थे एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लेकिन उन्होंने दो शर्तें रख दी थी कि मैं ये पोस्ट तभी एक्सेप्ट करूँगा जब मुझे ये दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो यही था कि वो जो मिलिट्री रैंक होती है ना, सेनापति होता है, कमांडर इन चीफ की पोस्ट मिले उनको। दूसरा ये था कि उनके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि जिसका मैंने पहले जिक्र करा है ना कि 4 मेंबर एक काउंसिल रहेगी हेल्प करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो वो कहते हैं ये जो 4 मेंबर की काउंसिल है, काउंसिल जो है मैं उसके डिसीजंस को भी ओवरराइड कर सकूं, उसके डिसीजंस भी ना मानूं अगर तो चल जाना चाहिए, है ना। तो स्पेशल केस में मेरी चलेगी मतलब। इस तरीके से उन्होंने 2 डिमांड रखी थी जो कि फुलफ़िल की गई और इस तरीके से 1786 का एक्ट बना। अब इसके बाद आएगा 1793 का एक्ट। अब जो 1793 का एक्ट आया उसमें पिछले एक्ट को ही और पावरफुल कर दिया गया था। जो पिछला एक्ट हमने पढ़ा 1786 का, जो हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनकी पावर जो थी कि वो ओवरराइड कर सकते हैं काउंसिल के डिसीजन को, वो बाकी गवर्नर जनरल्स के ऊपर कर दी गई। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आप सेकंड पॉइंट में देखो कि जो गवर्नर जनरल था
उसको और ज़्यादा कंट्रोल दे दिया गया, पावर दे दी गई सबॉर्डिनेट के ऊपर। जैसे गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास के ऊपर पावर दे दी गई थी गवर्नर जनरल को, और भी ज़्यादा। इसके बाद ट्रेड मोनोपोली जो थी कंपनी की, उसको आगे 20 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया। और जो कमांडर इन चीफ था, इसने जो कमांडर इन चीफ का पोस्ट था, उसकी प्रेजेंस होना उन 4 मेंबर काउंसिल के अंदर, गवर्नर जनरल की काउंसिल में हमेशा उसकी प्रेजेंट होना ख़त्म कर दिया। मतलब ज़रूरी नहीं है हमेशा वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन हाँ, अगर उसे अपॉइंट किया गया है तो वो ज़रूर प्रेजेंट होंगे। और फिर ये भी बताया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो पॉलिटिकल, मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखने वाली थी, वो जो है उसके जितने भी सदस्य होंगे, स्टाफ होंगे, उनकी पेमेंट, उनकी सैलरी भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी देगी अपने रिवेन्यू से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वो रिवेन्यू पे करेगी, कहाँ से लाएगी? तो भारत से ही लेकर आएगी, और ये पैसा देगी इनके स्टाफ मेंबर्स को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे 1813 का चार्टर। अब हम बात करेंगे 1813 के एक्ट की। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसने मेन काम करा मोनोपोली ख़त्म कर देना। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ट्रेड पे मोनोपोली रखती थी भारत में सिर्फ उसे ही ट्रेड करना अलाउड था। अब उसे ख़त्म कर दिया गया और बाकी कंपनीज़ को, ब्रिटेन की, अलाउड कर दिया गया भारत के साथ ट्रेड करना। लेकिन अभी भी 2 मामलों में मोनोपोली थी। एक तो था चाय के मामले में, और चाइना के साथ ट्रेड के मामले में। ठीक है, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब कुछ फ्री छोड़ दिया गया था। इसके बाद आप देख सकते हो कि साथ ही सेकंड पॉइंट में बताया गया ब्रिटिश क्राउन जो था, उसका एसेट, सारी की सारी कंपनी के अंदर जो भारत था, उसे ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी के अंडर माना गया। ठीक है, इसके अलावा इस एक्ट में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे भारत के अंदर, उनको आना अलाउड कर दिया गया धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को एनलाइटमेंट करने के लिए। साथ ही जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको फैलाने की कोशिश की गई। भारत के बाशिंदों के अंदर, भारत में रहने वाले लोगों में वेस्टर्न एजुकेशन फैलाया गया। इसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट थी, उनको अलाउड किया गया कि वो भारतीय लोगों पर टैक्स लगाए और उनको टैक्स देने के लिए फोर्स करे। अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो उनको पनिश किया जाएगा। इस तरीके से जो लोकल सरकारें थी, उनको अलाउड किया गया कि टैक्सेस वसूलें। इस तरीके से हमारा 1813 का एक्ट ख़त्म हुआ। 1813 का एक्ट मेनली जो था ना, वो ट्रेड मोनोपोली ख़त्म करने के ऊपर था। इसके अलावा छोटी मोटी बातें जो आगे जाके बड़े पॉइंट्स बनेंगे, वो है क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउड कर देना, धर्म के मामले में भारतीयों को छेड़ना, साथ ही एजुकेशन का फैलाव। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। अब जो 1833 का एक्ट है, वो कहीं ना कहीं, जैसे हमने देखा, शुरुआत करी थी 1773 के चार्टर एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट में सेंट्रलाइजेशन किया गया था, कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करते करते बार 20-20 साल पे ये जो एक्ट आ रहे थे, अब नौबत ये आ गई कि 1833 का जो ये एक्ट था, इसने सेंट्रलाइजेशन की मतलब कह सकते हो हद पार करना। अब सेंट्रलाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अब तक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसकी अथॉरिटी चलती थी गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास एंड गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे पे। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसको सारा का सारा एरिया दे दिया गया। अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा, और उसी के अंदर सारी सिविल और मिलिट्री सभी पावर्स उसके अंदर आ गई। ऐसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, उनका नाम था विलियम बेंटिक। अब उनके पास ही सारी लेजिस्लेटिव पावर थी, जो कि पहले इंडिपेंडेंट हम देख सकते हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, इन दोनों के पास भी थी अपनी थोड़ी लेजिस्लेटिव पावर, क्योंकि वहाँ पर एक
असेंबलीज़ थी जो कानून बनाती थी, लेकिन अब वो प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया, और सारी की सारी जितने भी एरियाज़ हैं, टेरिटरी है भारत की, उसकी सारी लेजिस्लेटिव पावर, इस धरती पर सारे कानून बनाने की पावर्स सीधा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर हो गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप देखोगे, अब जैसा कि मैंने बताया है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था अब वो इंडिया का बन चुका है, तो उसके अंदर सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर आ चुकी है। अब ये जो लेजिस्लेटिव पावर्स आई थी उनकी वजह से सारे के सारे एक्सक्लूसिव राइट्स जो थे कानून बनाने के, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर आ गए थे। जो इससे पहले कानून बन रहे थे उन्हें रेगुलेशन कहा गया, लेकिन अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उनके द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे अब आगे उन्हें एक्ट का नाम दिया गया। अब जो कंपनी थी अब तक कमर्शियल काम करती आ रही थी, कमर्शियल बॉडी के नाम से जानी गई थी, अब उसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। कंपनी के अंदर जितनी भी टेरिटरी थी भारत की उसे अब योर मैजेस्टी मतलब हिज मैजेस्टी उनकी प्रॉपर्टी बना दिया गया। मतलब कंपनी का रोल ना कमर्शियल से घट गया, अब कमर्शियल से ज़्यादा वो सिर्फ एक कठपुतली जानी जाने लगी, एक बॉडी जानी जाने लगी एज मैजेस्टी की प्रॉपर्टी, मतलब जो क्राउन था उनकी प्रॉपर्टी के रूप में। अब जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, नहीं मतलब आप ये देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना वो नहीं चाहती थी कि भारत के अंदर ओपन कंपटीशन आए सिविल सर्विसेज को लेकर, लेकिन जो क्राउन था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो चाहती थी कि भारत में ओपन कंपटीशन लाया जाए। अब क्यों लाया जाए, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पहले वही भर्ती किया करती थी, तो जो लोग भर्ती होते थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे, वो क्राउन का काम नहीं करते थे। तो क्राउन परेशान था कि ये कैसे सिविल सर्वेंट है, ये तो सुनते ही नहीं है। इस वजह से वो चाहते थे वो ओपन कंपटीशन कर दो, इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इनका, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उन्होंने विरोध करा कि नहीं, हम ये नहीं चलेगा। इस वजह से ये कम्प्लीटली लागू नहीं हो पाया था। लेकिन पहली बार इसी एक्ट में बात की गई थी कि जो सिविल सर्वेंट है वो इंडियंस भी हो सकते हैं, ओपन कंपटीशन कर देना चाहिए हमें। इसके बाद आता है 1853 का एक्ट। 1853 का एक्ट जो था वो चार्टर एक्ट में लास्ट होगा। इसके बाद आप देखोगे कि सीधा म्यूटनी होगी और एक नई शुरुआत होगी। तो अब ये लास्ट एक्ट है जो कि कंपनी की तरफ से है, कंपनी के रूल पर है। इसके बाद कंपनी का रूल ही ख़त्म हो जाएगा। तो पहली बार क्या था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो थे उनको सेपरेट कर दिया गया गवर्नर जनरल काउंसिल में। इसका मतलब ये है कि जो पहले गवर्नर जनरल था उनकी काउंसिल हुआ करती थी, ये जो काउंसिल थी इसके कामों को बांट दिया गया, लेजिस्लेटिव काम अलग, एग्जीक्यूटिव काम अलग। इस तरीके से गवर्नर जनरल काउंसिल के कामों को बांट दिया गया। साथ ही 6 नए मेंबर्स डाले गए जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा गया। और इसने जो गवर्नर जनरल की काउंसिल बनी थी, मतलब बटकर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में बट गई थी ना, तो जो लेजिस्लेटिव वाली थी, वेट आई शो यू, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है वो 2 पार्ट में बट गई थी, एक लेजिस्लेटिव थी, एक एग्जीक्यूटिव थी। तो जो लेजिस्लेटिव वाली थी उसको हम बोलते हैं एज मिनी पार्लियामेंट। ये सेंट्रल लेवल की थी, मतलब कि एक सेकेंड, मतलब कि जो लेजिस्लेटिव वाली थी इसे मिनी पार्लियामेंट कहा गया, क्योंकि जैसे संसद होती है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट हुआ करती थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो लेजिस्लेचर होता था वो कानून बनाने का काम करता था। उसी तरीके से भारत में जो गवर्नर जनरल था उसकी काउंसिल 2 पार्ट में थी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। जो लेजिस्लेटिव थी वो कानून बनाने का काम कर रही थी, इसी वजह से इसे मिनी पार्लियामेंट का नाम दिया गया। इसमें सेम प्रोसेस होता था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर होता था। अब जो पिछली एक्ट में बात की गई थी कि एक ओपन कंपटीशन होना चाहिए सिविल सर्वेंट के लिए, अब उसे खोल दिया गया फाइनली।
इंडियंस के लिए भी। ये मैकॉले कमेटी की सलाह पर हुआ था, जो कि इंडियन सिविल सर्विस के ऊपर आई थी, मैकॉले कमेटी। इस तरीके से हम पहली बार देखेंगे ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई। इसने जो कंपनी का रूल था उसे बढ़ा दिया। ये बोला गया कि भारत में जो कुछ है वो ब्रिटिश पोजेशन है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि जो कंपनी का रूल है वो कितने टाइम तक और बढ़ गया है। मतलब कंपनी का रूल भारत पे चलेगा, लेकिन अनलिमिटेड टाइम कर दिया, इन्फिनिटी बोल दिया। अब इन्फिनिटी का मतलब हो सकता है कल भी ख़त्म हो सकता है कि 50 साल बाद ख़त्म हो, तो कुछ नहीं पता। इस तरीके से कानून में हेर फेर करके ब्रिटिश क्राउन के अंदर तो सारा था ही, लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको बोल दिया गया कि आपका रूल अब इन्फिनिटी चलेगा। मतलब अभी हमें नहीं पता कितने भी टाइम तक चल सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह से इशारा था कि पार्लियामेंट कोशिश कर रही है कि कंपनी का शासन कभी भी ख़त्म किया जा सकता है भारत के अंदर। और इसके साथ ही जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी एक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव थी। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो लॉ मेकिंग थी, उसके अंदर लोकल रिप्रेजेंटेशन लाया गया। 6 नए सदस्य आएंगे, 6 न्यू मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड इन गवर्नर जनरल काउंसिल। इन 6 मेंबर्स में से जो 4 मेंबर्स होंगे वो भारत के होंगे, भारतीय होंगे। मद्रास, मुंबई, बंगाल, आगरा, यहाँ से आएंगे। इस तरीके से 6 में से 4 जो थे वो भारत के ही थे। इस तरीके से हाँ, लेकिन रियल पावर ना इसके पास थी, तो ये मत सोचना लेजिस्लेटिव में भारतीय आ गए तो हम पे भी कुछ पावर होगी, ऐसा कुछ नहीं। एग्जीक्यूटिव में पूरा कंट्रोल गवर्नर जनरल का था। लेजिस्लेटिव बस कानून बनाने के नाम मात्र की थी, एडवाइजरी थी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सीधा आप देखोगे क्राउन रूल की शुरुआत हो जाएगी सिपोय म्यूटिनी के साथ ही। 1858 का एक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम ख़त्म करेंगे। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर 1। अब हम मिलेंगे सेकंड पार्ट में, जहाँ हम 1858 से 1947 तक भारत की आज़ादी तक का सफ़र तय करेंगे। तो ये सबसे पहले यही समझाया गया था, बेसिक बातें, कि किस तरीके से सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की गई। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसके बाद ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की गई बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट ज़्यादा से ज़्यादा। और जब ये कंट्रोल ओवर हो जाएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का काम भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। उसकी पावर धीरे धीरे छीनती जा रही थी, जो कि हमने हर एक्ट के साथ देखा। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब फॉर UGC नेट एंड UPSC प्रिपरेशंस। ये सभी बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल चैप्टर था, बहुत यूज़फुल है। लक्ष्मीकांत पढ़ना, लॉ एग्ज़ाम्स हो या फिर आपके लिए UPSC का कंटेंट हो या फिर आप UGC नेट में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबके लिए यूज़फुल है। इसलिए प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।